दोस्तों नमस्कार। आज हम गुजरात के चालुक्य वंश के ऊपर तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम कुमारपाल, अजयपाल और भीमदेव द्वितीय के बारे में बात करेंगे। भीमदेव द्वितीय के समय एक प्रमुख घटना घटी। मुस्लिम सेनाओं का आक्रमण होने लगा था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था 1178 में और 1197 में कुतुबुद्दीन का आक्रमण हुआ था। ठीक, और भी अन्य वंशों के बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से चालुक्य वंश के ऊपर आक्रमण किया उनके नाजुक स्थिति पर। तो चलिए बात करते हैं इस वंश के ऊपर। इसके जो पहले के जो 2 वीडियो थे उसको आप देखकर तब इस तीसरे वीडियो पर आइए। और जो दूसरा वीडियो था उसमें जो लास्ट में हमने खत्म किया वो जयसिंह सिद्धराज को पढ़ाकर खत्म किया था। ठीक, अब बात करेंगे हम कुमारपाल के बारे में, जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसके समय में चौहानों से संघर्ष होता रहता था। और पहले तो हम इसका टेन्योर जान लें। 1143 ईस्वी से 1173 ईस्वी तक इसने शासन किया। चौहानों से संघर्ष, चौहानों से संघर्ष। इस समय जो है अरणोराज से इसका युद्ध हुआ, विग्रहराज चतुर्थ से इसका युद्ध हुआ। सबसे पहले अरणोराज से इसका युद्ध हुआ। अरणोराज इससे हार गया। अरणोराज ने अपनी एक पुत्री जलहड़ा देवी का विवाह कुमारपाल से किया और मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि जयसिंह सिद्धराज ने भी अरणोराज को हरा दिया था। बाद में मैत्री संबंध स्थापित हो गया था और एक वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ था। अरणोराज को अपनी एक कन्या दे दी थी जयसिंह सिद्धराज ने। हालांकि जयसिंह सिद्धराज युद्ध को जीता हुआ था। ठीक, कुमारपाल यहां पर जीतता भी है युद्ध को और साथ में अरणोराज अपनी पुत्री जलहड़ा देवी का विवाह भी इससे कर देता है। ठीक, और कुछ समय बाद विग्रहराज चतुर्थ से इसका वैमनस्य हो जाता है या इससे बनती नहीं है, कटुता आ जाती है संबंध में। तो फिर से युद्ध होता है और विग्रहराज चतुर्थ कुमारपाल के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ जो कि शाकंभरी के चौहान नरेश हैं वो मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। अब रिश्तेदार तो है ही है साथ में, ये तो आपको पता ही है। तो रिश्तेदारी है, कब तक कटुता चलेगी। बाद में मैत्री संबंध स्थापित हो गया, संधि हो गई दोनों के बीच, तो कटुता समाप्त हो गई। अब कुमारपाल का ये चैप्टर तो समाप्त होता है। इसके बाद कुमारपाल क्या करते हैं, वो मालवा की विजय करते हैं। ठीक है, मालवा पर अधिकार गुजरात के चालुक्यों का अक्सर रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि परमारों का भी आक्रमण होता रहता है उसमें। तो मालवा नरेश बल्लाल जो कि शासन कर रहे थे मालवा पे, उसको ये युद्ध में मार डालता है। केवल युद्ध में हराता नहीं, युद्ध में मार डालता है। मालवा के चैप्टर समाप्त होने के बाद ये कोंकण की ओर रुख करता है और कोंकण की विजय करता है। यहाँ पर शिलाहार वंश के एक शासक थे मल्लिकार्जुन, उनको पराजित करता है। अब आप देखिए, ये भारत माँ का नक्शा है। यहाँ पर कोंकण क्षेत्र है कहाँ पर? कोंकण क्षेत्र, ये जो आपको ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, इसके इधर का जो पार्ट है, जो महाराष्ट्र का जो तटवर्ती पार्ट है, उसको कोंकण कहा जाता है। तो ये कोंकण है। ठीक है, तो कोंकण पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन नाम के एक शिलाहार वंश के शासक थे, उनको हरा देता है। मालवा तो यही आप देख रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग मालवा के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर विजय करता है। और परमार का और चालुक्यों का राज्य आपस में मिलता है। ठीक है, और मालवा का क्षेत्र भी इन्हीं के बीच में है। तो इसलिए मालवा के लिए अक्सर परमारों और चालुक्यों के बीच युद्ध होते रहते थे। और एक यादव यादव राज्य को भी आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यादव राज्य के बारे में बाद में बात करूंगा। ठीक है, आबू पर्वत पर और विराट पर जो है विद्रोह हुआ करते थे, उसको इसने नियंत्रित किया। ठीक है, मैंने पहले बताया कि आबू पर्वत
पहली बात तो नक्शे में आप आबू पर्वत को देखिए, ये आप राजस्थान का मैप देख रहे हैं यहाँ पर। ये अरावली है, ठीक है? अरावली पर्वत का श्रृंखला है ये, और इसी श्रृंखला में आपका आबू पर्वत भी आता है। ये आप मान लीजिए सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पर माउंट आबू है। तो यहाँ के क्षेत्र पर परमार वंशी जो हैं वो विरोधी तत्वों के रूप में उभर कर आते हैं, वहाँ पर विरोध करते रहते हैं। तो इनको शांत करने के लिए कुमारपाल ने अपनी सेनाएं भेजी, शांत किया, ठीक है? यहाँ पर पुनः अपना नियंत्रण प्राप्त किया। कहाँ पर? आबू पर्वत के क्षेत्रों पर। तो मालवा की विजय की, कोंकण की विजय की, आबू पर्वत तथा विराट का विद्रोह जो है शांत किया, और चौहानों से इसका संघर्ष चलता रहा, और बाद में विग्रहराज के समय जो है संधि हो गई। तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब कुछ जानने की योग्य है कि ये किस धर्म को मानते थे। तो ये जैन धर्म को मानते थे और भगवान शिव के अनन्य उपासक भी थे, ठीक है? धर्म तो ये जैन का मानते थे, और अपने पूरे राज्य में इन्होंने अहिंसा का प्रचार किया था, और साथ में ये भी एक काम किया था कि यज्ञ हिंसा जो होती थी, जो बलि आदि दी जाती थी, उसको अपने पूरे राज्य में बंद करवा दिया था। किसने? कुमारपाल ने। ये जैन होते हुए भी शिव धर्म को मानते थे, या भगवान शिव की स्तुति करते थे, उपासना करते थे। वो सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। कई शिव मंदिर भी उन्होंने निर्मित करवाए। तो इससे पता चलता है कि जो कुमारपाल हैं वो सभी धर्मों को मानते हैं, ठीक है? स्वयं तो जैन है ही है, लेकिन साथ में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब ब्राह्मण धर्म को भी मान रहे हैं, जैन धर्म को भी मान रहे हैं, सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। फिर अजयपाल होते हैं इनके पुत्र, ठीक? ये एक दुराचारी शासक था, और इसी के समय शैव प्रतिक्रिया हुई, ठीक है? बहुत सारे साधु संत मारे गए, और जैन मंदिरों को ध्वस्त इसने करवा दिया। इसकी हत्या जो है इसी के निम्नतम कार्यों के हिसाब से ही हुई। इसके किसी सेना नायक ने इसको नहीं मारा, किसी युद्ध में ये नहीं मरा, ये अपने एक नौकर से मारा गया। एक नौकर ने इसको छुरा घोंपकर मृत्यु के घाट उतार दिया, अजयपाल को। इसका 1173 से 1176 में इसका शासनकाल, इतनी देर का शासनकाल था, ठीक है? फिर इसके बाद अजयपाल का पुत्र हुआ भीमदेव द्वितीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। ये अजयपाल का पुत्र था, शक्तिशाली शासक था, और इसके समय में एक प्रमुख घटना घटी कि मोहम्मद गौरी ने इसके राज्य पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, और मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित करके अपने राज्य की सीमा से खदेड़ दिया था भीमदेव द्वितीय ने, ठीक? लगातार लेकिन मुसलमानों का आक्रमण होता रहा, प्रतिरोध तो किया भीमदेव द्वितीय ने। अब 1197 में पुनः जो है वो कुतुबुद्दीन का आक्रमण होता है। कुतुबुद्दीन कौन? गौरी का गुलाम। और आप देख रहे हैं 1197 में ये आक्रमण कर रहा है। तब तक क्या हो गया है? दिल्ली सल्तनत स्थापित हो चुकी है। पृथ्वीराज चौहान हार चुके हैं, उनकी मृत्यु संभव हो चुकी है। तराइन के युद्ध हो चुके हैं। 1197 की बात है, वो 1191 1192 की बात थी, ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भीम के राज्य पर आक्रमण किया। गौरी ने तो किया था, गौरी को मार भगाया था, लेकिन सफल नहीं हुए मुस्लिम आक्रांता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी प्रयास किया। अब सेना तो मुसलमानों की यहां तक पहुंच गई थी, अजमेर तक, ठीक है? अजमेर आप जान रहे हैं कि प्रमुख नगर था, राजधानी थी किसका? शाकंभरी की, चौहानों का। तो जब चौहानों को हटाए तो अजमेर तो उनके हाथ में आना ही था, और अजमेर से चालुक्यों का जो राज्य था बहुत दूर नहीं था, तो बार बार आक्रमण हो रहे थे अजमेर से। तो प्रतिरोध कहां तक करेगा भीमदेव? कभी ना कभी तो हारेगा। कुतुबुद्दीन को तो हरा के अजमेर तक भगा दिया था, लेकिन 97 के बाद भी आक्रमण होते रहे, और एक दिन या एक युद्ध में ये हार जाता है, और अनिलवाड़ा पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। अनिलवाड़ा को खूब लूटा जाता है।
बहन बेटियों का बलात्कार होता है, खूब घरों को जलाया जाता है, लोगों को धर्म परिवर्तित करवाया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अनहिलवाड़ा को मैंने आपको बताया कि गुजरात का पाटण ज़िला है। ये एक प्रकार से अब नाम भले पाटण हो गया, लेकिन वहीं पर एक क्षेत्र के रूप में इसको अभी भी जाना जाता है। तो ये चालुक्यों की राजधानी थी, ठीक। 1201 में भीम द्वितीय इतना साहसिक व्यक्ति था कि 1201 में पुनः मुसलमानों से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि आंतरिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। अपना राज्य तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन आंतरिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी होती है और इसका लाभ उठाते हैं कौन? परमार और यादव। इस चीज़ को देखकर बहुत हिंदूवादी लोगों को और जो भी हैं, जो हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, किसी दूसरे धर्म को वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, अगर उन वो देखें, अगर इस इतिहास को पढ़ें, तो उनको थोड़ा-सा कष्ट होगा यहाँ पर, ठीक? कष्ट ये होगा कि जब एक तो आप आए हैं बाहर से, कौन? ये जो मुसलमान हैं। भाई भाईचारा फैलाने के लिए आप आए हैं यहाँ पर। आप अपने राज्य में रहते, अपने देश में रहते, क्यों आए हैं यहाँ पर? आप क्यों आए हैं? क्या करने के लिए आए हैं आप? भाईचारा फैलाने के लिए। सबको मार-काट कर रहे हैं आप। अगर ये आया है बाहर से तो पहले इसको मार के खदेड़ो, कि अपने घर के आदमियों को मारोगे। तो परमारों ने क्या किया कि अपने घर के आदमियों को ही मारना शुरू कर दिया। अब ये किसी तरीके से मुसलमानों से अपनी रक्षा ही नहीं, अपना ही नहीं रक्षा की, इन राज्यों का भी रक्षा कर रहा था एक प्रकार से। किसी तरीके से अपनी स्थिति पुनः जो है सुदृढ़ कर ही रहा था कि इन लोगों ने आक्रमण कर दिया उस पर। भीम के जो सामंत थे, लवण प्रसाद, उन्होंने इन दोनों की सेनाओं को फिर ढकेला। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, आंतरिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी चालुक्यों की। तो सोलंकी वंश का अंत हो गया इसी राजा के साथ। अब इसी के ध्वंसावशेष पर, इसी सोलंकी वंश के ध्वंसावशेष पर बघेल वंश की स्थापना होती है। कौन करता है? यही लवण प्रसाद करते हैं, जो कि परमारों और यादवों की सेना को खदेड़ते हैं। क्योंकि इनकी ख्याति बढ़ चुकी थी इस युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? परमारों यादवों से लड़ने के बाद। तो इनका कोई सामना करने वाला नहीं था। 1240 ईस्वी तक लवण प्रसाद के उत्तराधिकारियों ने अनहिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया। कोई बोलने वाला ही नहीं था। ना उनके शक्ति को कोई चुनौती देने वाला था पूरे सोलंकी वंश के साम्राज्य में। तो इन्होंने अधिकार कर लिया और उन्हीं के ध्वंसावशेष पर बघेल वंश की स्थापना हो गई थी, मैंने पहले बता दिया। 13वीं सदी के प्रारंभ तक इन्होंने शासन किया। बार-बार मुसलमानों का आक्रमण हो ही रहा था। तो अंततः इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और इसी के साथ बघेल वंश की भी शैया लग गई। शैया मतलब मृत्यु की शैया लग गई, खत्म हो गया वहां पर। अगर इसी समय, जिस समय जब भीम द्वितीय अपना राज्य प्राप्त कर रहा था, अगर ये परमार और यादव मदद कर देते कुछ इनका,